कहानी आगे बढ़ती है और यून यंग ऑफिस से निकलकर हॉल की तरफ जाते हुए अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगा कि होमरूम टीचर तो उसके लिए एक अच्छा मोहरा बन चुका था, लेकिन अब उसे एक दूसरे मोहरे की तलाश है जो इस लड़ाई में उसके काम आएगा। दूसरी तरफ हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जिसने चिल्ला चिल्लाकर क्लासरूम सर पर उठा लिया था। उसने सोचा कि टीचर उसे ज़रूर पनिश करेगा, तो अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसे अपने क्लासमेट्स के दिल में दोबारा अपना डर बिठाना होगा। ये सोचकर उसने एक बेंच को ज़मीन पर पटक दिया और सारे क्लासमेट्स को धमकियां देने लगा। क्लासमेट्स को डरा हुआ देखकर उसे बहुत खुशी हुई और ये सब नाटक खत्म करने के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वो अपनी सीट पर बैठकर खुश हो ही रहा था कि अचानक क्लास का दरवाज़ा खुलता है और क्लास में यून एंटर करता है। मिन्हो का चेहरा डर की वजह से काला पड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो ज़मीन से उठना ही चाहता था कि इतने में उसके चेहरे पे एक और पंच पड़ता है और यून यंग उसे कुत्तों की तरह धोने लगता है। और जब उसकी धुलाई अच्छे से होने लगती है तो वो अपने अगल बगल देखने लगता है कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। अचानक उसकी नज़र टीचर पर पड़ जाती है। वो देखता है कि टीचर उसकी धुलाई के नज़ारे ले रहा है। उसे लगा चलो आज मेरी जान बच गई, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, टीचर मुंह फेर कर भाग गया। मिन्हो की पिटाई के बाद यून अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। जैसे मिन्हो जो अभी पिटने के बाद ज़मीन पर बैठा हुआ है, इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और पावरफुल भी। वो लोग यून यंग के स्कूल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ तक स्कूल की रेनोवेशन भी उन लोगों ने ही करवाई है, तो प्रिंसिपल भी उन्हीं का साथ देगा। यून जानता था कि अगर वो सिर्फ मिन्हो को अकेला छोड़ देता तो उसकी बाकी वायलेंस को कवर किया जा सकता था, लेकिन अगर उसे अपने दुश्मन ही चुनने थे तो वो कभी भी रिवेंज की शुरुआत ही ना करता और पीसफुल अपनी लाइफ को जीता। लेकिन वो 10 साल जो यून ने वेजिटेटिव स्टेट में गुजारे, उस पूरे वक्त में उसने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने का ही ख्वाब देखा है और उसे पता था कि जल्द ही टीचर और प्रिंसिपल मिलकर उसे पनिश करने के काम में लग जाएंगे। दूसरी तरफ पूरी क्लास ने इस वायलेंस को अपनी आंखों से देखा था। अगर वो खुद को इस स्कूल से एक्सपेल होने से नहीं बचा सकता तो वो अपना रिवेंज कैसे पूरा करेगा। बस कुछ देर बाद ही फैकल्टी स्टाफ की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें यून को एक तरफ बैठाला जाता है। प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहता है, मैं अपने स्कूल में कभी भी इस तरह के इंसिडेंट टॉलरेट नहीं करूंगा। और बाकी टीचर्स भी यून के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगते हैं, लेकिन किम यंग चुल इंग्लिश टीचर को खामोश रहने का इशारा करता है और उल्टा यून की तरफदारी करने लगता है। प्रिंसिपल होमरूम टीचर की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो किम यंग चुल कहता है, मैं यून का होमरूम टीचर हूँ और मैंने पहले भी पार्क और उसके दोस्तों को यून को बुली करते हुए देखा है और यून तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, तो इसमें यून की कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल इस बात को सुनकर हैरानी में पड़ जाता है। वो जानता था कि मिन्हो और उसके दोस्त बुली हैं, लेकिन फिर भी अगर उसने यून का साथ दिया और उसे पनिश ना किया तो मिन्हो के पेरेंट्स अपना फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले लेंगे। प्रिंसिपल ने टीचर्स को 1 हफ्ते का वक्त देकर मीटिंग ख़त्म कर दी और 1 हफ्ते बाद यून और मिन्हो और उसकी गैंग का फैसला रिव्यू कमेटी मीटिंग के हवाले कर दिया और तब तक के लिए यून को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने यून को अपनी की हुई वायलेंस पर सोच विचार करने के लिए कहा और नेक्स्ट मीटिंग में उसके पेरेंट्स को साथ लाने के लिए कहा। ये बातें सुनकर यून मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता हुआ दिख रहा था। स्कूल से घर जाते वक्त यून 1 हफ्ते बाद होने वाली मीटिंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो किस तरह प्रिंसिपल और टीचर्स के इरादों पर पानी फेरने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यून एक गली से गुजरकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। सैंक्योन कॉम्प्लेक्स। पिछली ज़िंदगी में उसके माँ बाप के मरने के बाद उसकी दादी को ये फ्लैट बेचना पड़ गया था और उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अब वो इस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो घर के अंदर जाता है वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसे याद आया कि इस टाइम ग्रैंडमा होटल में काम करने के लिए जाती हैं। यून को एहसास होता है कि उसे अपने घर के खर्च उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाइफ ने दोबारा उसे जो मौका दिया है ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब उसे सिर्फ रिवेंज ही नहीं लेना, बल्कि वो अपनी ग्रैंडमा और यंगर ब्रदर को एक अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट भी देना चाहता है। मगर अब उसके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है। उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। वो फौरन एक नोटबुक निकालकर अपने सारे प्लान्स नोट करने लगता है। अब जबकि उसके सारे प्लान्स क्लियर हो चुके थे, तो वो जानता है उसे उसके आसपास की जगह को 2 सालों के अंदर अंदर सिक्योर करना होगा।
और अपने एनिमीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड को 2 साल के अंदर क्लियर करना होगा। ऐसा करने के लिए उसे 3 कंडीशंस को पूरा करना है। फर्स्ट कंडीशन फिजिकल स्ट्रेंथ है। अगर उसे अपने दुश्मनों को हराना है तो उसे फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। इसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी, जो वो कर भी लेगा। लेकिन वो एक स्टूडेंट, अगर युन ने उस एक स्टूडेंट को अपने साथ मिला लिया तो उसे फाइट्स में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन भी इससे मिलती जुलती ही है। बुलीज के पास बहुत सारे बड़े एसोसिएट्स के कनेक्शंस हैं। अगर युन उन सभी से लड़ना चाहता है तो युन के पास भी ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी यही है कि वो तो सिर्फ एक फ्रेशमैन स्टूडेंट है। चाहे प्लान्स कितने भी अच्छे हों, मगर इस लड़ाई को अकेले जीतना नामुमकिन है। और आखिरी कंडीशन यानी बैकग्राउंड। ये आखिरी प्रॉब्लम युन सिर्फ इसलिए सॉल्व कर सकता है क्योंकि वो फ्यूचर में जी चुका है। किसी भी हालत में इस आने वाली रिव्यू कमेटी की मुसीबत से उसे बचने के लिए इस पैरामाउंट कंडीशन यानी एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। कुछ टाइम के बाद हमें पुलिस स्टेशन के अंदर एक सफेद बाल वाला आदमी चीखता चिल्लाता दिखाया जाता है। वो पुलिस वालों को धमकी दे रहा था और वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराने लगता है, लेकिन ऑफिसर उसे बहुत अच्छे से जानता था। इस आदमी का नाम है गो चैंग ब्योम, जो म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है और शहर का बहुत पावरफुल और ताकतवर और छटा हुआ बदमाश भी है। ये इतना पावरफुल है कि इस शहर में ये किसी का भी जीना दुश्वार कर सकता है। लेकिन इस वक्त इसे भी अच्छे से बिहेव करना पड़ रहा है क्योंकि गो चैंग ब्योम के फादर ने अपनी कंपनी का नया वारिस जल्द डिसाइड करने का फैसला कर लिया है। इसीलिए इसे इस शहर में अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। चैंग आज जेल में इसलिए है क्योंकि आज इसने कुछ लोगों को मारकर आईसीयू में पहुंचा दिया है। लेकिन इसका कहना है कि शुरुआत उन लोगों ने की, उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को चैंग की बात का यकीन नहीं है। म्यूजिंग कंपनी की सक्सेसरशिप की लड़ाई चैंग और उसके छोटे भाई के बीच में है। एक तरफ चैंग है जिसने मुश्किल से हाई स्कूल पास किया है, जबकि उसका छोटा भाई एक प्रेस्टीजियस फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उसकी शादी भी एक पावरफुल फैमिली में हुई है। इसीलिए चैंग परेशान है कि अगर उसे जेल में डाला जाता है तो ये बात न्यूज़ चैनल पर भी आ जाएगी और बदनामी की वजह से उसके फादर उसे कभी भी कंपनी का मालिक नहीं बनाएंगे। मगर पुलिस का कहना है कि बगैर सबूत के हमें आपको मजबूरन जेल में डालना पड़ेगा। तभी पुलिस स्टेशन में युन की एंट्री होती है। चैंग उसे देखकर सोचता है कि आखिर ये बच्चा पुलिस स्टेशन में क्यों आया है। उसी वक्त युन इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस सफ़ेद बाल वाले आदमी के लिए गवाही देने आया हूँ। मोमेंट्स लेटर पुलिस ऑफिसर चैंग की फाइट वाली वीडियो देख रहा था और वो युन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये वीडियो कैसे मिला। युन कहता है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि 3 लोगों ने अचानक मिस्टर चैन पर हमला कर, तो मैं वहीं खड़ा होकर इस हादसे की वीडियो बनाने लगा। अब चैंग की बेगुनाही का सबूत मिल जाने के बाद ऑफिसर ने मामला खत्म करते हुए चैंग की चापलूसी करनी चाहिए, लेकिन चैंग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तो और उसने पुलिस ऑफिसर को भी धमकी दे डाली। पुलिस स्टेशन में मामला सेटल होने के बाद चैंग और युन साथ में पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं। चैंग कहता है अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता, और मैं कभी भी अपने ऊपर किए गए एहसान को नहीं भूलता हूँ। ये कहकर उसने युन को बहुत सारे पैसे ऑफर किए और युन ने भी उन पैसों को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। चैंग सोचने लगा इस उम्र के लड़के इतनी बड़ी रकम लेने से हिचकिचाते हैं, मगर ये लड़का कुछ अलग है। वो सोच ही रहा था कि युन ने उससे पूछा क्या तुम्हें लगता है ये सब कोइंसिडेंस था। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गया और बोला मुझे ठीक से बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। युन सीधे अपने पॉइंट पर आ गया और बोला मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ये सुनते ही वो युन को पीटने वाला होता है, लेकिन तब तक युन उससे कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि ये सब तुम्हारे साथ जो भी हुआ ये सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत हुआ है। अब हमें युन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गो चैंग ब्योम शहर का एक मशहूर आदमी था और खुशकिस्मती से युन ने कोमा के स्टेज में भी टीवी पर उसकी और उसकी कंपनी के बारे में सारी न्यूज़ें सुन रखी थीं। युन ने चैंग से कहा तुम सिर्फ मुझे अपना आधा घंटे का टाइम दे दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें बता सकता हूँ जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। अब सीन चेंज होता है और दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं। युन चैंग को वही वीडियो दिखाता है जो उसने पुलिस को दिखाई थी, मगर उस टाइम उसने सिर्फ आधी वीडियो दिखाई थी। अब वो उससे 30 मिनट पहले की वीडियो दिखाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि 3 आदमी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़े हुए थे। शुरुआत में देखने पर लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन 30 मिनट गुजर जाने के बाद भी वो तीनों उसी जगह पर खड़े रहते हैं, 1 इंच भी नहीं हिलते। लेकिन जैसे ही चैंग स्टोर से बाहर आता है तीनों उससे बहस करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो उन्हें पीट देता है। वीडियो देखने के बाद चैंग सोचता है जब से सक्सेसरशिप का ऐलान हुआ है
मेरे ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं और ये वीडियो साफ साफ इशारा है कि ये मेरे खिलाफ प्लान बनाया गया है। यून उससे कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे इंसिडेंट तुम्हारे भाई चांग सुक की प्लानिंग थी। चैंग को पहले ही शक था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को अपना दुश्मन मानने को तैयार नहीं था। चैंग ने पूछा, क्या तुम जानते हो इसके पीछे उसका क्या मकसद है? यून कॉफ़ी पी रहा था और जितनी बातें जानता था उन्हें याद करने लगा। म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, मशहूर और भरोसेमंद फर्म। चेयरमैन गो म्यूजिंग की एक पॉलिसी की वजह से ये कंपनी बहुत कामयाब होती चली गई, लेकिन इन सब प्रोसेस के बीच में गो म्यूजिंग के दोनों बेटे बर्बाद हो गए। बर्बादी की शुरुआत छोटे बेटे की बड़े बेटे के खिलाफ साजिशों से शुरू हुई, लेकिन बाद में जब चैंग को इसका पता चला तो दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई, जिससे छोटा बेटा गो चांग सुक परमानेंटली मेंटली डिसेबल्ड हो गया। चेयरमैन ने गुस्से में आकर बड़े बेटे गो चैंग बियोम को घर से बाहर निकाल दिया और कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर लिया। उसके बाद म्यूजिंग कंपनी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई।